लोकसभा इलेक्शंस की उल्टी गिनती के बीच जम्मू कश्मीर की हलचल भरी पॉलिटिक्स में एक नई एंट्री हुई है डॉक्टर शाह फैजल की। डॉक्टर शाह फैजल, आपने आईएएस जब आप टॉप किया तो आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के एक तरीके से हीरो बन गए थे, उनके लिए एक मोटिवेशन बन गए थे। फिर आपके इस नए पॉलिटिकल अवतार का क्या मतलब है? देखिए, वही जो आइकॉनिक स्टेटस मुझे यहाँ कश्मीरी यंगस्टर्स ने दिया, उस वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आई कि जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा कर सकूं। मैं नहीं कहता कि मैं कोई यहाँ का बहुत बड़ा रोल मॉडल या कोई आइकन हूँ, मगर ये है कि जब मैंने सिविल सर्विसेज में जो मेरी सिलेक्शन हुई, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ी कि बहुत कुछ करना है। और हम फील्ड में गए, हमने छोटी लेवल से चेंज लाना स्टार्ट किया। एज एन ऑफिसर भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी और प्रॉब्लम बढ़ी थी। जिस तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम या पॉलिटिकल क्राइसिस हम स्टेट में देखे हैं। आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाह फैजल की एम्बिशंस बढ़ी थी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी, बिकॉज एम्बिशंस की बात अगर होती तो मैं इस सिविल सर्विस के करियर में बहुत आगे तक जाने वाला था। अभी मेरे पास 25 साल की सर्विस मौजूद है और बहुत बड़े बड़े पोस्ट्स हैं जिनमें स्टेबिलिटी है। ये एमएलए बनना कोई बड़ा एम्बिशन मैं नहीं मानता। मेरे लिए इस वक्त जो अपनी सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज़ थी वो शायद पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा बढ़ के थी। अच्छा, तो फिर आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी अनाउंस की है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, तो फिर आप लोकसभा इलेक्शन लड़ क्यों नहीं रहे? देखिए, जो पार्टी अनाउंसमेंट में थोड़ा सा टाइम लगा और ये भी हुआ कि जब पार्टी एक बार बनी उसके बाद मेरी अपनी ज़ाती राय उस पर जो डोमिनेट कर गई वो पार्टी की राय डोमिनेट कर गई। अब ये मेरा जो मसला नहीं रहा, ये महदूद नहीं रहा फिर मेरे तक, ये बाकी सारी जो टीम थी उनका फ़ैसला था। और टीम का फ़ैसला ये था कि हमें पहले फोकस करना चाहिए थोड़ा सा कार्डर बिल्डिंग पे, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने पे, उसके बाद अदरवाइज लगेगा शायद जल्दबाजी है, हम इमीडिएटली आए और जंप कर गए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। थोड़ा टाइम देके हमें सब्र के साथ करना चाहिए काम। आपका मॉडल थोड़ा अरविंद केजरीवाल टाइप लग रहा है। एक बढ़िया सरकारी नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आए और फिर मतलब जिसे कहते हैं हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जो जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है और तरह तरह की तिकड़ में इन्वॉल्व होती हैं। आप वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, तो ये कुछ केजरीवाल टाइप मॉडल है। देखिए, डेफिनेटली रिजेम्बलेंसेस इसकी हैं उस मॉडल के साथ, बिकॉज जो पॉलिटिक्स हम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाह रहे हैं वो भी एक नई टेरिटरी में कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कोई अर्बन एरिया नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए और एसएमएस के ज़रिए आप वोट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में वो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में पॉलिटिक्स करना और वो भी अरविंद केजरीवाल का मॉडल अपनाना, इट्स अ बिग चैलेंज। पुलवामा के बाद कश्मीरियों पर देश भर में काफ़ी, कश्मीरी स्टूडेंट्स पर काफ़ी हमले हुए। कश्मीरियों को पूरे देश में अलग तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। आप क्या कहते हैं, कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच में जो ये एक अचानक खाई बड़ी हुई है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, पिछले कई सालों से एक ऐसा नैरेटिव बन गया हमारे पूरे कंट्री में जिसके ज़रिए ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल आपकी दुश्मन है। कभी वो रिलीजन की बात पे आई, कभी टोपी वालों को दुश्मन माना गया, कभी पगड़ी वालों को दुश्मन बनाया गया, कभी जो सोचते डिफरेंटली है, कोई राइटर है, कोई ऑथर है, कोई एक्टर है, जिसने कोई ऐसी बात की तो वो दुश्मन बन गया। पुलवामा अटैक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कश्मीरी एक टारगेट बन गया, पूरी आइडेंटिटी इसकी टारगेट बन गई, जो इवन कश्मीरी से रिजेंबल करता है। कोई पुंछ से है, राजौरी से है, कोई कारगिल से है, मैंने देखा उन बच्चों को भी टारगेट किया गया। तो ये जो हेट नैरेटिव बना, ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए। और मैं मानता हूँ एक कैंपेन चली, मीडिया ने भी उसमें बहुत रोल निभाया, हमारा जो नेशनल मीडिया है, और उस वजह से ये नफरत का जो माहौल है वो बना। एज ए पॉलिटिशियन, आपके सामने जम्मू कश्मीर की इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? अगर मैं आपको कहूं कि 1 2 3 चैलेंजेस आप अपने ब्रीफ में बताइए। देखिए, 3 रीजन्स हैं, 3 रीजन्स के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अगर आप कश्मीर वैली देखेंगे, यहाँ पे सिस्टम पे जो ट्रस्ट लोगों का उठ गया है, फेथ नहीं है आपका कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। अगर आप जम्मू डिवीज़न में जाएंगे, वहाँ पे इस वक्त उनको एक सेंस ऑफ इनजस्टिस है। उनको लगता है यहाँ की पूरी स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है। हकीकत में वैसा नहीं है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है अपना, लेकिन वहाँ परसेप्शन है, वहाँ उस इनजस्टिस का एहसास है। अगर आप लद्दाख जाएंगे, लद्दाख को लगता है कि हम एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमें इन 2 रीजन्स के साथ जोड़ा तो गया है, मगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली, डेमोक्रेटिकली या पॉलिटिकली हमें डिसएम्पावर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बात करती है, पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती है,
एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हम इन सारी जो इन्होंने ये फार्मूलेज आजकल दिए हैं, आज तक दिए हैं, हम कहते हैं इन सारे फार्मूलाज का कोई मीनिंग ही नहीं है। बिकॉज अभी तक हम वो बात करने पे नहीं आए कि इन फार्मूलाज को एटलीस्ट डिस्कस किया जाए। हम कह रहे हैं यहाँ पे पहले एक माहौल क्रिएट करो जिस माहौल में आप न सिर्फ ये 3-4 फार्मूलाज हैं बल्कि 50 फार्मूलाज बाकी हैं, सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डन। हम कह रहे हैं लेकिन पहले माहौल बने जिसमें बातचीत हो सके, थोड़ा वायलेंस लेवल कम हो जाए, ट्रस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आपस में कम से कम एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखना तो बंद करें। उसके बाद ये सारे जो मैजिकल फार्मूलाज बाकी पार्टीज अपना रही हैं उस पर डिस्कस हो सकता है। या अगर मैं सिर्फ नेशनल मीडिया कंज्यूम कर रहा हूँ, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के साथ जो शब्द मेरे दिमाग में आते हैं वो है टेररिज्म, फौज, पाकिस्तान, टेंशन। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से कश्मीर में हूँ, मैंने नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक यंगस्टर्स के साथ बात की है। वो तो एम्प्लॉयमेंट की बात भी करते हैं, वो तो उनकी एजुकेशन पर जो फ़र्क पड़ता है इन सब वजहों से उसकी बात भी करते हैं। गांव में, बारामूला के एक गांव में मैं वहाँ गया तो वहाँ लोग बिजली नहीं है वो उसकी बात भी करते हैं। तो जब भी कश्मीर इलेक्शंस की बात होती है तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजली, ये बुनियादी मुद्दे डिस्कस क्यों नहीं होते हैं? मैं बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल करेक्ट है। इशू ये है कि अगर आप इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल देखेंगे, कुछ एरियाज़ हैं ऐसे, बेशतर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी लोगों का है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बात करें कि यहाँ पे हालात ठीक होने चाहिए। यहाँ पे जिस तरह का माहौल पिछले कुछ सालों से बना है जिसमें वायलेंस के लेवल्स बढ़ गई, हलाकतें रोज़ होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं, फ़ौजी भी मरते हैं, यहाँ के नौजवान भी मरते हैं, सिविलियंस भी मरते हैं। ये जो हलाकतों का सिलसिला है, हमने कहा ये भी रुकना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंटल इशूज़ नहीं है। मैं खुद जाता हूँ फील्ड में और मैंने देखा है लोगों को गवर्नेंस के इश्यूज बहुत बड़े हैं। लोग बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और घर पे बैठे हैं। जो नौकरी में भी है उनको कुछ ऐसे SROs लगाए गए जिससे उनको डिग्निटी नहीं मिली है उन SROs की वजह से। 202 एक SRO यहाँ पे लगाया गया है जिसमें बेसिक सैलरी मिलती है एक मुलाजिम को जो इवन डिग्री करके बच्चा आया हुआ है। यहाँ पे बिजली पानी के बेसिक इशूज़ आज भी लोगों को बोला जाता है अगर आप फलानी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चढ़ेंगे हम आपका राशन कार्ड से नाम काटेंगे, हम आपका जी रास्ता नहीं दे देंगे। जो वो इस्तेसाल है, जो वो हैरेसमेंट है, वो आज भी मौजूद है। कोई डाउट नहीं, इन दोनों तरह के इश्यूज़ यहाँ पे उन पर बात होनी चाहिए। हमने काफ़ी लोगों से बात की, या हम पिछले लोकल बॉडी इलेक्शंस का अगर आंकड़ा उठा के देखें या फिर श्रीनगर बाई इलेक्शन हुआ था उससे पहले उसकी बात करें तो वैली के अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, 10%, डबल फिगर भी टच नहीं कर पाता है। इस बार भी लोगों का कहना है ज़्यादातर हिस्सों में कि हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे ही नहीं। आपका क्या इस पे टेक है? क्या आपको नहीं लगता कि वोटिंग में हिस्सा लेना, चुनाव करवाना, ये सब एक सॉल्यूशन की तरफ जाता हुआ रास्ता है? देखिए, यहाँ हमेशा से ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप 2014-15 के इलेक्शंस देखेंगे पार्लियामेंट और असेंबली के, यहाँ बहुत अच्छा टर्नआउट था। लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकले, उन्होंने वोट डाले। फिर कुछ सालों से यहाँ पे जिस तरह के हालात बने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गलतियों की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऐसी पॉलिटिक्स यहाँ पर क्रिएट हुई जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस ख़राब हुए। हम बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब मैंने लास्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने लोगों से कहा, हमने ये अर्ज़ किया कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ तो नहीं रहे हैं, मगर वोट देने आप ज़रूर जाएँ। बिकॉज अगर आप वोट नहीं देंगे तो कोई गलत लोग फिर इलेक्ट होके आते हैं, फिर आपको 6 साल तक वो इनजस्टिस, वो नाइंसाफ़ियाँ भुगतनी पड़ती हैं। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना लोगों के लिए ज़रूरी है, मगर स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो उस तरह का कॉन्फिडेंस, उस तरह का ट्रस्ट क्रिएट करे जिसमें वो प्रोसेस पनप सकता है। आपने एक बार एक बयान दिया था कि नेता म्यूनिसिपल जॉब कर रहे हैं और आर्मी पॉलिटिक्स कर रही है, क्या मतलब है इसका? मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो म्यूनिसिपल इश्यूज़ के आसपास सिर्फ होना चाहिए। हमारा जो पॉलिटिशियन है, यहाँ का MLA है, यहाँ का मिनिस्टर है, उसको जी कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कल सरकार बनती है, सरकार में किलिंग्स होती हैं। उसका क्या मतलब है कि आपको जो चीफ मिनिस्टर है या आपका जो मिनिस्टर है वो बोलेगा मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने वोट लिया है बिजली सड़क पानी के लिए। ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, पॉलिटिक्स को एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये मेन स्ट्रीम का काम है, उनको करना है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी हटाई, जमाते इस्लामी पे बैन लगाया, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? डेमोक्रेटिक स्पेस है वो स्पेस जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। वो राइट्स क्या है?
वो राइट है राइट टू इक्वालिटी, वो राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर हम वो राइट्स नहीं लोगों को राइट्स देंगे तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह जाता। हमने कहा कि डेमोक्रेटिकली लोगों को अगर आपसे वो एग्री भी नहीं करते हैं, अगर वो आपको डिसेंट के लिए यहाँ पे जगह देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी हैव बीन फंडामेंटली। आप कह रहे हैं कि गलत है उस तरह से सिक्योरिटी हटाना, टोटली हम मानते हैं इंटिमिडेट करके आप लोगों को जीत नहीं सकते हैं। अगर आपको दिल जीतते हैं तो उनके साथ बात करके, उनके साथ मना के फिर आप आगे बढ़े। डॉक्टर शाह फैजल, आगे का एजेंडा क्या है? हमारी जो पार्टी का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलके चलें और इस रियासत को प्रोग्रेस की ओर ले जाएं, अमन का और टॉलरेंस का माहौल यहाँ पे क्रिएट करें। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जस्टिस, जो इंसाफ की बात है, डेवलपमेंट के साथ साथ इंसाफ की बात होनी चाहिए। लोगों को अगर हम स्कूल दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, उनको वो इज्जत से मिलनी चाहिए। एज एन एहसान उनको हम करें लोगों पे, उस तरह से उनको वो नहीं देनी, उस तरह से वो चीज़ नहीं बननी चाहिए। पिछले दिनों पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह की बयान दिए, जिस तरह के डिप्लोमेटिक मूव्स आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिखाए, उस पर आपका क्या टेक है? साउथ एशिया एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं, आपको चाइना भी आसपास है, एक न्यूक्लियर नेबरहुड में आप रहते हैं। ऐसे में अगर कोई भी पॉजिटिव बात होती है इस रीजन में, मुझे लगता है उस पॉजिटिव बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। फैजल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली नई पॉलिटिकल पारी के लिए। थैंक यू।